गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 नीलकंठ, जिसका हमने पहला भाग पढ़ लिया था। अब हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें देखो क्या होता है। वो मोर जो है वो उसके कमरे में ले जाती है और वो मोर जो है उसके कमरे में जाकर कागज़ की रद्दी में छिप जाते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जो जीव जंतु रखती थी वो उस वाले बड़े से पिंजरे में उसने उनको रख दिया, क्योंकि वो जो है उसके चिड़िया खाने की तरह उसके कमरे में चूं 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 करने लगे थे। तो दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे, है ना। अब वो दोनों नए नए मेहमान थे, तो घर में क्या रह गए, कौतूहल जैसा माहौल हो गया था। कबूतर नाचना छोड़ गया, उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, है ना। तो बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। कुछ जो है खरगोश जो है वो देखने लगे, अरे ये कौन आ गया, आराम से घोर घोर के उन्हें देख रहे थे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भाली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। जैसे खरगोश जो है उनके चारों ओर क्या करने लगे, उछल कूद मचाने लगे, और तोते जो है उन्हें एक आँख बंद करके उनको देखने लगे, भाई कैसे लगते, ये मेरे घर में चिड़ियाघर में कौन आ गए दोनों। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनका शेप चेंज होने लगा। फिर देखो, मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। दोनों पंखों में उनके जो है लकीरें वगैरह एकदम साफ दिखने लगी थी। पूँछ लंबी हो रही थी। उसके पंखों पर चंद्रिकाओं इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। अब धीरे धीरे उसके पंखों में जो है चंद्रधनुष जैसे रंग आने लगे, जैसे मोर के होते हैं। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से सज्जित कर दिया। अब उसके रंग रहित जो काले काले पैर थे वो एक नई गति से बढ़ने लगे। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करना, यानी उसके मोर के जो सारे क्रियाकलाप है वो एक अद्भुत थे। आदि क्रियाएं सुकुमारता तथा सौंदर्य था। आदि क्रियाएं सबके लिए क्या था, एक सौंदर्यपूर्ण था, नया नया सबको था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। फिर क्या होता है आगे देखो। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीली गर्दन होने के कारण उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, नीलकंठ रख दिया। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और मोरनी का नाम क्या रख दिया, राधा, और उन मोर का नाम रख दिया उन्होंने नीलकंठ। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, यानी कि वो जानवर आपस में मिलकर उनका संरक्षक उन्हें बना लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चुप प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ा। अब किसी ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो वह जो है तीखे चोंच मार मार के उसे दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। मतलब जब तक वो मान नहीं जाते तब तक उन्हें ऊपर ही लटकाए रखता था।
कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णवेध संस्कार हो जाता था, यानी कि उन कान का पता चल जाता कि मेरे कान पकड़कर खींचेंगे, पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुओल सा खेलते रहते थे, यानी सब लोग जो है उसके पंखों से खेलते रहते थे। ऐसी ही एक स्थिति एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया, यानी एक बड़ा सा सांप जो है वो जाली उनके पिंजरे के भीतर पहुंच गया। फिर सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया और निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। वो सांप इतना था कि उसने खरगोश के बच्चे का मुंह जो है, पीछे का हिस्सा जो है उसने दबा लिया और शेष आधा जो बाहर रखा था। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने काने में उसकी मन स्वर की व्यथा पहचानी और पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। और संभवतः वह अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।